हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपने घर में सेफ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्लड। आज के इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है, उसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, हमारे लिए ब्लड क्यों इम्पॉर्टेंट है और उस ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो आर यू एक्साइटेड गाइस? आज की इस क्लास में हम ब्लड के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, और ये ब्लड की पूरी सीरीज चलेगी क्योंकि ब्लड हमारा अकेला एक कार्डियोवैस्कुलर का अकेला सिस्टम नहीं है। ब्लड के साथ साथ हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट भी आता है और ब्लड वेसल्स भी आती है। तो पहले हम ब्लड वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम हार्ट पे स्विच करेंगे और उसके बाद हम जाके ब्लड वेसल्स पे स्विच करेंगे। तब जाके अगर हमने ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स कंप्लीट कर लिया तब जाके हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट होगा। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते अपनी आज की क्लास। I welcome all of you in the Learnify Adversity YouTube चैनल, जहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं बीएससी की पूरा प्रिपरेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। 1 तारीख से शाम 3 बजे हमारा एक लाइव बैच लॉन्च होने जा रहा है। तो बिना टाइम गवाए इस Learnify Adversity यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे से जुड़ना ना भूलें शार्प शाम 3 बजे ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब चैनल। आप इस ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है नेहा मैम लर्निफाई। आप मेरे इस स्कैनर को स्कैन करके भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होगा कि मेरी कोई सी भी क्लास हो या मैं कुछ भी प्रोवाइड करवाना चाह रही हूँ वो आपको सबसे पहले मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे मैं जितने भी मेरे वाइटी सेशंस होते हैं उनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करती हूँ। दूसरा, यहाँ पे आप मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं जो कि क्लास के टाइम पे आपके सॉल्व नहीं हो पाए ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, तो वो भी आप मुझसे यहाँ पे सॉल्व करवा सकते हैं। यहाँ पे आप मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं, और टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे आपके लिए डालती हूँ क्विज और पोल्स भी, तो जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब आप सबको मेरा इंट्रोडक्शन तो पता ही है। मेरा नाम नेहा है और आप मुझे देख रहे हैं लर्निफाई एडवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे। मेरी जो क्वालिफिकेशंस है, मैंने अपनी बैचलर कर रखी थी लाइफ साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और मेरी मास्टर्स है बायोटेक्नोलॉजी में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मैंने कुछ एग्ज़ाम्स जो क्वालिफाइड करे हैं वो है मेरा एम्स, आईआईटी जैम और गेट। और जब मेरा एमएससी के टाइम पे मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट था वो है मेरा अल्जाइमर थेरेप्यूटिक्स। उसमें मैंने ड्रग की रिप्रोसेसिंग करके अपने एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो मुझे इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस है। सो बिना टाइम गवाए आई वेलकम यू ऑल इन द 2023 बैच। मेरी क्लास में एंटर करने से पहले प्लीज़ फॉलो E2B रूल। मीन्स अपने आँख, कान और दिमाग जब भी मेरी क्लास में आए उसे खोल कर आए। E2B रूल को ज़रूर फॉलो करें। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडे क्लास। तो जो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी हार्ट से ब्लड्स जा रहे हैं, जो भी ब्लड वेसल्स है, हमारे हार्ट का फंक्शन या हमारे ब्लड्स के कंपोनेंट्स, ये सब मिलाकर हमारा एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनता है। मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड्स की सप्लाई जो जो होती है, जहाँ भी होती है, सब हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आता है। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पूरा समझने के लिए कि कैसे फंक्शन करता है, इस सिस्टम में हमें क्या क्या होता है हमारे बॉडी में, वो सब समझने के लिए हमें 1 बाय 1 एक एक स्टेप्स चलना होगा। क्योंकि जैसी बात है, आप एकदम नीचे से तो एकदम ऊपर पहुंच नहीं जाएंगे, आपको एक एक सीढ़ी करके ऊपर जाना होगा। तो उसी सीढ़ी का सबसे पहला कदम है आपका ब्लड। हम आज की क्लास में सबसे पहले ब्लड को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आरबीसीज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ब्लड का ही एक कंपोनेंट होता है आपका आरबीसी। फिर उसके अगली क्लास में हम इसे हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका फंक्शन पढ़ेंगे।
उसके बाद हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब ये सब कुछ मिला के हम पढ़ लेंगे तब जाके कहीं हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, ब्लड क्या होता है, ब्लड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आई होप सो आपको एक मतलब रफ आइडिया मिल गया होगा कि हम कैसे कैसे किस तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से मैंने बताए, पहला आपका ब्लड, दूसरा आपका हार्ट और तीसरा आपका ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हो ब्लड को, कि ब्लड की फॉर्मेशन कैसी होती है, और ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है आप स्टडी करते हो, साइंस के उस ब्रांच को कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं उस ब्रांच को, हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी में हिमेटो मीन्स होता है ब्लड और लॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। ठीक है, फिर जो ब्लड है ना वो आपका एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बोला मैंने, ब्लड जो है आपका वो आपका एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू पहले तो टिश्यूज क्या होते हैं, जो आपका सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल को आप क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव मीन्स कि दो चीज़ों को कोई चीज़ कनेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो ब्लड क्या है, आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सबको ऑलमोस्ट कनेक्ट कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि आपकी जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में हर जगह उसकी सप्लाई होती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके ब्लड में जो भी एलिमेंट्स मिलते हैं या जो भी सेल मिलते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होते हैं, कह सकते हो आपकी स्विम कर रहे होते हैं या उसमें होते हैं। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ब्लड हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारा किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ हो गई, हमने उसके लिए कोई दवाई खाई, ठीक है, अब उस दवाई को नहीं पता कि हमारी बॉडी में उसे कहाँ जाना है, तो वो हमारी पूरी बॉडी में किसके थ्रू फैलती है, ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, आयन का ट्रांसपोर्ट, इनफैक्ट हर सेल अपना एक वेस्ट रिमूव करती है, तो उस वेस्ट को भी ले जाके हमें हमारी बॉडी से निकालना होता है, हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो उसमें भी ब्लड हेल्प करता है। मतलब वो हर सेल से वेस्ट को कलेक्ट करता है और फिर उसे हमारी बॉडी से रिमूव करवाता है, तो इसमें भी ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है ब्लड, हमारा पीएच मेंटेन करने का काम करता है ब्लड। इनफैक्ट आपका जो ब्लड है वो एज अ बफर भी काम करता है, दैट्स वाई वो पीएच मेंटेन करने का भी काम कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लड के इतने सारे फंक्शंस अगर पता चले तो अब ये भी पता चल गया होगा कि ब्लड आपके लिए क्यों ज़रूरी है। दूसरी बात, इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है वो आपकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ब्लड इज़ अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, डेट कंसिस्ट ऑफ सेल सराउंडिंग बाय द लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें जो होता है, जो सेल होते हैं आपके, जो ब्लड है वो आपका क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, और उस ब्लड में जो भी सेल होते हैं वो किस में होते हैं, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू आपका क्या कहलाता है, प्लाज्मा। क्या कहलाता है आपका, प्लाज्मा। एंड इट सस्पेंडेड वेरियस सेल एंड सेल फ्रेगमेंट। और प्लाज्मा में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे कि ब्लड में कितने तरीके के सेल होते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, तब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर होंगी। तो मेरे साथ अगर आपको ब्लड का पूरा अच्छे से समझना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। Interstitial fluid is the fluid that bathes body cells and constantly renewed by the body blood। ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मा होता है ना, आपको इसे आपको दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा लिक्विड प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। जो मैं आपको बोल रही हूँ कि जो सेल उसके अंदर मतलब कि आपके प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, उन्हें आप कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट के भी टाइप्स हम अभी आगे की क्लास में, आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा।
अब जरा हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शन में, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपके बॉडी में टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट, आयरन, हार्मोन्स, इन सब का ट्रांसपोर्ट आपकी पूरी बॉडी में करवाती है, आपके ड्रग्स का ट्रांसपोर्ट करवाती है। तीसरा कि वेस्ट रिमूवल में हेल्प करती है, आपकी बॉडी का पीएच मेंटेन करती है, एज अ बफर काम करती है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। तो ब्लड के इतने सारे फंक्शन है, दैट्स वाई ब्लड हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, हीट एंड वेस्ट, इन सब का ट्रांसपोर्ट आपकी बॉडी में करवाती है। दूसरा कि रेगुलेट पीएच, बॉडी टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट ऑफ द सेल, टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, पीएच को रेगुलेट करती है, और आपके जो वाटर कंटेंट है सेल का उसको भी रेगुलेट करने का काम करती है। तीसरा कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू क्लॉटिंग, आपको कहीं भी चोट लग जाए तो आपके ब्लड में एक फैक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। अगर आपके वो फाइब्रिनोजन को आपके ब्लड से हटा देना तो आपके ब्लड ना क्लॉट नहीं हो पाएगा, मतलब कि जहाँ पे आपको खून का थक्का जो बनता है ना वो नहीं बन पाएगा, और आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता रहेगा। तो आपके चोट को जो मतलब ठीक करने का काम करती है, वाउंड हीलिंग का या क्लॉटिंग जब करवाती है, तो उसमें भी ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जस्ट ड्यू टू द फाइब्रिनोजन। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड लॉस थ्रू क्लॉटिंग एंड अगेंस्ट डिजीज थ्रू फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल एंड प्रोटीन सच एज एंटीबॉडी, इंटरफेरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। आपके ब्लड में WBCs भी पाए जाते हैं, RBCs भी पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सब आपके ब्लड में ही है। तो अगर आपके बॉडी में कहीं चोट लग जाए तो वहाँ भी हेल्प करेगी। आपके कोई डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम भी कौन करेगा? आपका ब्लड, क्योंकि ब्लड में ही आपके जो होते हैं इम्यून सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इतने सारे काम क्या होते हैं? ब्लड के होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इसका इंट्रोडक्शन और फंक्शन का आइडिया लग गया होगा, क्योंकि अगर आपको इसका फंक्शन नहीं पता होगा कि ब्लड हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है, ब्लड का क्या फंक्शन होता है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि देखो बच्चों, जब भी किसी चीज़ को समझना होता है ना, हमें 3 चीज़ों का जवाब आना चाहिए। अगर हमें उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, पहली बात वो चीज़ है क्या, वो चीज़ क्यों है, उसका फंक्शन क्या है, वो चीज़ कैसे है ना, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। अगर इन सब चीज़ों का आपको जवाब मिल गया ना, मीन्स आपको वो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपके दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम ब्लड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे आपने पानी देखा होगा और आपने दूसरी तरफ ब्लड देखा होगा, तो जो आपको पानी होता है उससे ज़्यादा ही थोड़ा विस्कस होता है आपका क्या? ब्लड। ठीक है, तो जो ये क्या है, ये डेंसर भी होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है और मोर विस्कस होता है देन वाटर। ठीक है, स्लाइटली स्टिकी टाइप का होता है, थोड़ा थोड़ा ये क्या होता है? स्टिकी होता है। जो ब्लड का आपका टेम्परेचर है ना, वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तभी हमारी बॉडी में वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ऑलमोस्ट क्या होता है? 1 डिग्री हायर देन दी ओरल और रेक्टल बॉडी टेम्परेचर, 1 डिग्री ज़्यादा होता है आपके ओरल और रेक्टल बॉडी टेम्परेचर से। इसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, न्यूट्रल नहीं होता। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी का कितना पीएच है? 7.4। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच ही हमारा क्या है? 7.4 है। ठीक है, तो एवरेज कितना होता है? 7.4, ये इसकी रेंज है, और ऑन एन एवरेज हम इसे 7.4 लिखते हैं। अब तीसरा, हमारे ब्लड के ना 2 तरीके के कलर होते हैं, एक थोड़ा सा मतलब ऐसे रेड होगा और एक बहुत ज़्यादा डार्क रेड, जैसे कि होता है ना मेहरून कलर, जैसे कहते हैं मेहरून, वैसा। अब मेहरून कब होगा, नॉर्मल रेड कब होगा? तो देखो, ये ना आपके ऑक्सीजन के कंटेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन से मतलब आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो आपके जो ब्लड का कलर होगा वो रेड होगा। पर जब अगर आपके जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, तो जो आपके ब्लड का कलर होगा ना वो डार्क रेड होगा। क्या बोला मैंने कि व्हेन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन इट इज़ ब्राइट रेड होगा, और व्हेन अनसैचुरेटेड विद ऑक्सीजन इट इज़ डार्क रेड। ये फिर क्या होगा? आपका डार्क रेड होगा। ठीक है,
ब्लड कंसिस्ट अबाउट 20% ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अमाउंटिंग टू 80% ऑफ द टोटल बॉडी मास। आपके बॉडी मास का ऑलमोस्ट 20% क्या होता है आपका, नहीं सॉरी 8%। आपका बॉडी का जितना वेट है ना उसका 8% क्या होता है, आपका ब्लड का वेट होता है। ठीक है। अब एक अडल्ट में जो मतलब अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल, इन दोनों में जो ब्लड होता है, अडल्ट मेल में आपका 5 से 6 लीटर होता है और अडल्ट फीमेल में जो होता है आपका 4 से 5 लीटर होता है। अब कभी आपने सोचा है कि अडल्ट मेल और एक फीमेल में ब्लड में क्यों वेरिएशन होता है, मतलब मेल में ब्लड ज़्यादा क्यों होता है और फीमेल में ब्लड ज़्यादा क्यों होता है? तो देखिए, मेल में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। तो वो ना क्या कहते हैं, जो मेल होता है उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है ना। अब टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट इंक्रीज होने की वजह से वो एक हार्मोन को क्या करते हैं, एक्टिवेट करवाता है, वो होता है इरेथ्रोपोइटिन, जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं ईपीओ। और ये ईपीओ ना ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड सेल की फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट इन द मेल बॉडी, मेल में जो होता है ब्लड वो ज़्यादा अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ना के बराबर होता है। और दूसरा रीज़न कि फीमेल की बॉडी में जो आपका ब्लड है वो कम होने का दूसरा रीज़न ये है कि हमें हर महीने क्या होते हैं, मेंसेस आते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी से ब्लड उस वक्त भी लॉस हो रहा होता है। तो यही दो रीज़न है कि हम एक फीमेल की जो बॉडी में ब्लड होता है वो हमारा कम अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू द मेल। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये क्या है, हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स है। इस स्लाइड को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब इस स्लाइड को अगर आप अच्छे से समझ गए ना तो आने वाली क्लासेस आपके लिए एकदम मक्खन हो जाएगी, हलवा हो जाएगी, आराम से आप उसे खा सकते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, ये क्या है, आपने सबसे पहले क्या करा, आपने क्या करा, किसी ह्यूमन बॉडी से ब्लड लिया, उस ब्लड को ना टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करने के बाद आपने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। सेंट्रीफ्यूगेशन का बेसिस क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम किसी चीज़ का करवाते हैं तो जो डेंसर चीज़ें होती हैं वो हमारे सेटल डाउन हो जाती हैं, जो लाइटर चीज़ें होती हैं वो हमारी अपवर्ड होती हैं, है ना। भारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती है और जो हल्की चीज़ें होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो जो हमारे ब्लड में जो भी सेल्स होते हैं उनका वजन मिला के जाहिर सी बात है वो भारी होंगे। तो जब भी हमने एक ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसका सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो हमारे ब्लड में जो भारी चीज़ें होती हैं जिनका वेट डेंस होता है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं और जो चीज़ें हल्की होती है वो अपवर्ड साइड में होती हैं। तो देखिए, सेंट्रीफिकेशन करने के बाद ये जो रेड पोर्शन है ये आपका क्या है, रेड ब्लड सेल क्या है, आरबीसीज। तो आरबीसीज आपके सेटल डाउन हो गए। ऊपर की साइड ये देखिए, एक सेकेंड, ये बार बार कट रहा है। ठीक है, हाँ, ये देखिए, ये जो मैं आपको ब्लू से बना रही हूँ ना ये, ठीक है। नीचे वाला आपका क्या है, आरबीसीज, ऊपर वाला आपका क्या है, ब्लड प्लाज्मा, और जो बीच में मैंने ब्लू से बनाया है ना ये है आपकी बफी कोट। क्या है आपका, बफी कोट। आपके आरबीसी में आरबीसी के सारे कंपोनेंट रहेंगे जिसका वेट ऑलमोस्ट आता है 45%। ठीक है। आपके ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो आपका 55% होता है, आपका वेट नहीं है 45%, 55% वेट नहीं है ये। और जो आपका बफी कोट होता है ना, आपके बफी कोट्स में आते हैं वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये किसका है, ये एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का है। इतना समझ में आया कि आपने ब्लड कलेक्ट करा, उसको सेंट्रीफ्यूज करवाया तो डेंसिटी के बिहाफ पे वो सब क्या हो गए, डिफरेंशिएट हो गए। जो डेंसर था वो सेटल डाउन हो गया, जो लाइटर था वो अपवर्ड साइड में रह गया।
अब देखिए, चलिए ये देखते हैं कि जो हमारे ये ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो देखिए, ये पूरा आपका ब्लड, ये क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स है, पूरा होल ब्लड है। ये आपका क्या है, पहले सबसे पहले जस्ट वेट, ये आपका क्या है, ये पूरा आपका बॉडी वेट है। क्या है, बॉडी वेट है। मैंने क्या बोला था कि आपके बॉडी वेट का 8% क्या होता है, आपका ब्लड होता है। आपके बॉडी वेट का 8% जो वेट होता है वो आपका क्या होता है, ब्लड होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये ऊपर वाला कितना है, 8% आपका ब्लड है। अब आपके ब्लड्स को ना दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है आपका ब्लड। एक होता है आपका ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या, फर्स्ट ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होता है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड प्लाज्मा आपका होता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है आपका 45%। आपका जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, आपके ब्लड प्लाज्मा में आपके प्रोटीन्स होते हैं, कि जो भी हमारे ब्लड में जितने भी प्रोटीन्स होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो आपके होंगे ब्लड प्लाज्मा पे। फिर वाटर होते हैं और कुछ सॉल्यूट्स होते हैं। ठीक है, और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, प्लेटलेट्स आएगा, डब्ल्यूबीसीज आएगा और आरबीसीज आएंगे। क्या क्या आएंगे, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। ये किस में आएंगे, आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में आएगा। जो आपके प्रोटीन का वेट होगा 7% हो गया। और आपके प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और भी अदर तरीके के, जो कि वो होते हैं 1%। इसमें से जो फाइब्रिनोजन होता है ये आपका क्या है, ये आपका क्या, क्लोटिंग फैक्टर है। इसी फाइब्रिनोजन की वजह से जो आपका क्या कहते हैं, जो ब्लड है वो क्लॉट कर पाता है। और अगर फाइब्रिनोजन आप ब्लड में से हटा दो, मतलब अगर आपने प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दिया तो वही आपका क्या बन जाता है, सीरम। ठीक है, और दूसरा है आपका एल्बुमिन्स है। एल्बुमिन्स ना आपके क्या करता है, आपकी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। और तीसरा आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में मैंने कितने तरीके के बताया था कि ग्लोबुलिन जो होते हैं आपके वो 3 तरीके के होते हैं। कितने, ग्लोबुलिन जो होते हैं वो आपके 3 तरीके के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। इसमें से जो आपका गामा ग्लोबुलिन होता है ना, यही आपका इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, मीन्स यही होता है जो कि एंटीबॉडी होती है आपकी। ठीक है, तो ग्लोबुलिन का फंक्शन किस में आता है कि ग्लोबुलिन आपका डिफेंस के काम में आता है, डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आपके अदर सॉलिड्स में आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो गए, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट और रेगुलेटरी सब्सटेंस, ये आपके अदर सॉलिड्स में आते हैं। अब आपके फॉर्म्ड एलिमेंट के 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जिसमें से जो आपका आरबीसी होता है वो ऑलमोस्ट होता है 4.8 to 5.4 मिलियन। आपके डब्ल्यूबीसीज होते हैं 5,000 से 10,000 और आपके प्लेटलेट्स होते हैं 1,50,000 से 4 लाख तक ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आपके देखिए डब्ल्यूबीसी भी फर्दर डिवाइड होते हैं, डब्ल्यूबीसी में फर्दर डिवाइड होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल, इन सब में फर्दर डिवाइड होते हैं। तो होप सो कि आपको ये वाला मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड समझ में आ गया होगा कि इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इसका डिटेल्ड वर्ज मतलब इसका भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये सारे कंपोनेंट्स का प्रिकर्सर क्या होता है, मतलब कि ब्लड में जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन सब की फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड अभी हम आगे पढ़ेंगे। आपको इतना समझ में आया कि कंपोनेंट समझ में आ गए। अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए कि कंपोनेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने आगे क्लास में। अब देखिए मैंने आपको कंपोनेंट्स बता दिए थे कि 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट और क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पे अब एक चीज़ और आती है जो कि मैं आपको इस पे बताता हूँ। देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है 2 वर्ड्स में। फर्स्ट वन इज द सीरम, सेकंड वन इज द आपकी ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, कि क्या डिफरेंस होता है प्लाज्मा और सीरम में। तो देखिए
डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। क्या डिफरेंस होता है आपका प्लाज्मा और सीरम में? तो देखिए, जस्ट अ मिनट। तो देखिए, जब भी आप ना ह्यूमन बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में आपने क्या करा, ब्लड कलेक्ट करा, तो कलेक्ट करने के 5 से 10 मिनट के अंदर के जो होता है आपका ब्लड ना कोआगुलेट होना शुरू हो जाता है। क्या? आपका ब्लड ना कोआगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो उस कोआगुलेशन से बचाने के लिए आप उस ब्लड में कुछ एंटी कोआगुलेंट्स मिलाते हैं। तो एंटी कोआगुलेंट्स मिलाने के बाद जो आपके पास बचता है वो होता है आपका सीरम, ताकि कोआगुलेशन ना हो पाए इन ब्लड्स का। मैंने क्या बोला, इसे मैं अच्छे से एक इसके डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। एक ये है आपकी एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब आपकी ये है। ये दो आपके क्या है, टेस्ट ट्यूब। आपने ब्लड को करा इसमें कलेक्ट ब्लड, पर ये जो आपने ब्लड कलेक्ट करा है ना, इसमें कोई एंटी कोआगुलेंट नहीं मिलाया। इसमें क्या है, एंटी कोआगुलेंट एब्सेंट है। एंटी कोआगुलेंट एब्सेंट, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल ब्लड कलेक्ट करा है और 5 से 10 मिनट में कोआगुलेट हो गया, कोआगुलेटेड ब्लड। तो कैसे दिखेगा वो दिखेगा कुछ आपका ऐसा, ठीक है, ऐसा। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये है आपका क्लॉट, क्योंकि कोआगुलेशन हो गया। और आपका जो ऊपर जो दिख गया ना फ्लूइड फेज, ये आपका फ्लूइड फेज कहलाएगा सीरम। क्या कहलाएगा, सीरम। सीरम और ये है आपका ब्लड क्लॉट। ठीक है, ये तब का था जब आपने इसमें कोई भी एंटी कोआगुलेंट नहीं डाला था। अब आपने वापस से क्या करा, एक ब्लड कलेक्ट करा, कलेक्ट ब्लड, ठीक है। पर उस ब्लड में आपने क्या डाला है, इस टेस्ट ट्यूब में आपने एंटी कोआगुलेंट भी डाला है, एंटी कोआगुलेंट प्रेजेंट, ठीक है। एंटी कोआगुलेंट डालने के बाद अब इस ब्लड का क्या होगा, कोआगुलेशन नहीं होगा। और ये किस फॉर्म में रहेगा आपका, क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, फिर बफे फेज और फिर प्लाज्मा। कैसे रहेगा, ये आपका हो गया सेल्स,
ठीक है, ये आपका हो गया बफे फेस, ये आपका हो गया फ्लूइड फेस, समथिंग काइंड ऑफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यह है आपका प्लाज्मा, ये आपका है इसमें आपके बफे फेज में आएंगे WBC प्लेटलेट्स, और यहाँ पे आपके आएंगे RBC। ठीक है, तो सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या है कि जो सीरम होता है आपके कोआगुलेशन के एब्सेंट में बनता है, एंटी कोआगुलेशन के एब्सेंट्स में बनता है, और जब आपको प्लाज्मा होता है जिसमें आपने एंटी कोआगुलेंट डाला है और वो उस ब्लड को कोआगुलेट नहीं होने देता, तो उस केस में जो होता है आपके पास प्लाज्मा होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस इसका एक चीज़ और है कि ये चीज़ याद रखिएगा कि सीरम जो होता है, अगर आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दें, एम आई रिपीट, प्लाज्मा में से हटा दे फाइब्रिनोजन, तो जो आपका बनेगा ना वो है आपका सीरम। फाइब्रिनोजन क्या था? क्लॉटिंग फैक्टर था। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। किसके एग्जाम्पल्स? आपके उसके क्या कहते हैं, एंटीकोआगुलेंट के। आप कौन कौन सा एंटीकोआगुलेंट मिलाते हैं? सो एग्जाम्पल ऑफ एंटीकोआगुलेंट्स कौन कौन से एग्जाम्पल है? फर्स्ट वन इज, पहला आपका हैगा फ्लोराइड ऑक्सलेट, पहला फ्लोराइड ऑक्सलेट, दूसरा है आपका EDTA, और तीसरा है आपका ट्राइसोडियम सिट्रेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट। ये आपके किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आपके एंटीकोआगुलेंट्स का एग्जाम्पल है कि आप ब्लड को कोआगुलेंट होने से बचाने के लिए ये सब डालते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको सीरम और प्लाज्मा समझ में आ गया होगा कि सीरम क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इस कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत आती है कि व्हाट इज सीरम एंड व्हाट इज प्लाज्मा। तो चलिए बढ़ते अपने आगे लेक्चर में। तो देखिए, नॉर्मली मोर देन 99% ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट आर द RBCs। जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट में ऑलमोस्ट 99% क्या होता है? आपका RBC होता है। जो आपका बीच में बफे कोटिंग आ रही थी वो कुछ येलो कलर की होती है, पेल येलो कलर की, उसमें क्या होता है? आपका WBC होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। और वो बीच में क्यों है, वो ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी डेंसिटी रेड ब्लड सेल से तो कम है, पर जो आपके ब्लड प्लाज्मा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। दैट्स वाई उन्होंने बीच में अपनी जगह बनाई थी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन में जो भी सेपरेशन होता है बेस्ड ऑन द डेंसिटी होता है। तो पेल कलरलेस वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ऑक्यूपाई लेस देन 1% ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में 99% जो होता है आपका RBCs होते हैं, और WBC और प्लेटलेट्स 1% से भी ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, because they are less dense than RBC but more dense than blood plasma, they form a very in buffy coat layer between the packed RBC and plasma in a centrifuge tube। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके प्लेटलेट्स का और WBC का जो वेट होता है वो RBC से तो कम होता है पर प्लाज्मा से ज़्यादा होता है। दैट्स वाई वो उन दोनों के बीच में इसकी लेयर बनती है। ठीक है, अब जैसे अब प्लाज्मा में क्या क्या है? सबसे फर्स्ट ही हमने प्लाज्मा में क्या क्या देखा था? प्रोटीन देखे थे और मतलब अदर सॉल्यूट्स भी देखे थे। तो क्या था हमारा प्लाज्मा में? फाइब्रिनोजन था, एल्बुमिन था, ग्लोबुलिन था और अदर सॉल्यूट्स भी थे, अदर तरह के।
तो ब्लड प्लाज्मा बिसाइड प्रोटीन अदर सॉल्यूट इन द प्लाज्मा इंक्लूड इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट, रेगुलेटरी सब्सटेंस सच एज एंजाइम, हार्मोन, गैसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड बिलीरुबिन। ये सब किस में मिलते हैं? आपके प्लाज्मा में मिलते हैं। और जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, जो आपके प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं? आपके लीवर सेल से होते हैं। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो आपके प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन में कौन कौन से? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ये आपके कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? ये आपके सिंथेसाइज होते हैं आपके हिपेटोसाइट्स, मीन्स लीवर सेल में। लीवर सेल में जो सेल्स पाए जाते हैं उनका दूसरा नाम होता है हिपेटोसाइट्स, हम उन्हें हिपेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है। ऐसे फॉर्म्ड एलिमेंट में भी मैंने आपको बता देते हैं। आरबीसी किस काम आते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं। डब्ल्यूबीसी का रोल होता है डिफेंस में। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती है आर फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। प्लेटलेट्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। दे रिलीज केमिकल दैट प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग व्हेन ब्लड वेसल्स आर डैमेज। ये ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करती है? ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स आर द फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ द थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है ना, ये आपके लोअर वर्टिब्रेट में मिलते हैं, बट इसके पास ना न्यूक्लियस होता है। और जो काम हमारा प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में करती है, यही काम थ्रोम्बोसाइट्स लोअर वर्टिब्रेट्स की बॉडी में करते हैं। तो क्या वो इसी वजह से इसे कह रहे हैं कि फंक्शनल इक्विवेलेंट है कि थ्रोम्बोसाइट्स न्यूक्लिएटेड सेल फाउंड इन द लोअर वर्टिब्रेट दैट प्रिवेंट ब्लड लॉस बाय क्लॉटिंग ब्लड, जो कि ब्लड लॉस को बचाती है उसको क्लॉट करके। समझ में आ गया कि प्लेटलेट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स हमारी बॉडी में मिलते हैं। लोअर वर्टिब्रेट्स में जो मिलता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स का ही एक इक्विवेलेंट वर्जन है, पर हमारे प्लेटलेट्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियस एब्सेंट है, और जो थ्रोम्बोसाइट्स है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स थे, आपके ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स थे उन सब का एक लिस्ट है। ये लिस्ट मैंने टोटोरा से ली है, जो कि ह्यूमन फिजियो की सबसे स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। ठीक है। तो इसका रेफरेंस जाता है टोटोरा को। अब यहाँ पे 1 बाय 1 की जितने भी आपके कंपोनेंट्स है ब्लड के, उसका क्या फंक्शन है, उसका फंक्शन भी दे रखा है और उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। तो आज ये चलते हैं कि हम इसे 1 बाय 1 करके समझते हैं कि क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या इसका काम है और क्या इसका डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट आता है, सबसे पहले आता है आपका वाटर। फर्स्ट वाटर, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है? ये लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, जो कि किस में हेल्प करता है? सॉल्वेंट एंड सस्पेंडेड मीडियम, जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें हमारे जो सेल है वो क्या रहेंगे? सस्पेंडेड रहेंगे। एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट्स एंड रिलीज हीट, यही हमारी बॉडी से हीट भी रिलीज करता है। कोई ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है। फिर आता है हमारा ब्लड कह रही हूँ, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 तरीके के थे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, और ये अदर सॉल्यूट। मोस्ट प्रोड्यूस बाय लीवर, जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन होता है आपके प्लाज्मा प्रोटीन, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? लीवर से। उसमें सबसे फर्स्ट आता है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या आता है? सबसे स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस प्लाज्मा प्रोटीन है। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस प्लाज्मा प्रोटीन है जो किस में हेल्प करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर में। किस में हेल्प करता है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर में। जो आपका ग्लोबुलिन है वो है लार्ज प्रोटीन, वो स्मॉलेस्ट था एल्बुमिन। ग्लोबुलिन आपका लार्ज प्रोटीन है। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, ये किस में हेल्प करता है? ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में कोई भी वायरस एंटर हुआ है, बैक्टीरिया एंटर हुआ है या कोई भी डिजीज़ हुई है, तो उस वक्त जो भी हमारे ब्लड में जो प्रोटीन है ग्लोबुलिन, वो वहाँ पे हमारी हेल्प करेगा क्या करके? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके, एंटीबॉडी। फिर आता है हमारा फाइब्रिनोजन। ये हमारा सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन होता है जिसका एसेंशियल रोल होता है ब्लड क्लोटिंग में। इस फाइब्रिनोजन का ना बहुत
क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फाइब्रिनोजन। फिर उसी ब्लड प्लाज्मा में अदर सॉल्यूट्स भी होते हैं, जो कि होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट, गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस और वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज आयन भी होंगे और नेगेटिवली चार्ज आयन भी होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन से आपके, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आपके क्या है पॉजिटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज आपका क्लोराइड है, HCO3 है, SO4 2 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव। ये क्या करते हैं, ये आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं और प्ले एसेंशियल रोल इन सेल फंक्शन, और सेल के फंक्शनिंग में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। जो आपका न्यूट्रिएंट होता है ये आपके ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसी बात है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की तो ज़रूरत होती है, तो जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारा डाइजेस्ट होता है पहले स्टमक में, और उसके बाद वो क्या होता है ब्लड उसे एब्जॉर्ब करके हमारे पूरी बॉडी में फैला देता है, और जो कि बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प करता है, हमारे ग्रोथ में, रेगुलेशन में, डेवलपमेंट में, इन सब में हमारा क्या न्यूट्रिएंट हेल्प करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन एंड मिनरल्स, कि हमारे उस खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि जैसी बात है खाना टूटता है हमारी बॉडी में, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बनाते हैं जो कि हमारे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। वही बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में जगह जगह फैलते हैं और अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं गैसेस। गैसेस में ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत तरह की गैसेस होती है। और वो गैसेस हम ऑक्सीजन, जैसे बताए ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। तो ऑक्सीजन का फंक्शन क्या होता है आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में ATP जनरेट करना, तो वो भी क्या काम करता है, वो भी हमारा ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करवाता है और हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी के लिए एज अ वेस्ट होता है उसे रिमूव करवाते हैं। तो सारे काम कौन करता है, हमारी बॉडी में ब्लड करता है। तो जो ऑक्सीजन है वो इम्पॉर्टेंट है सेलुलर फंक्शन के लिए। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड pH को रेगुलेट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर नाइट्रोजन का ऐसा कोई अभी तक रोल या ऐसा कोई फंक्शन हमें पता नहीं है। रेगुलेटरी सब्सटेंस में आते हैं आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड विटामिन। ठीक है, आज आपके एंजाइम्स होता है आपकी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसको स्पीड अप करवाने के लिए आपको कौन हेल्प करते हैं, एंजाइम। जो भी एक स्लो रिएक्शन है उसे अगर हमें स्पीड में करवाना है, बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको जो हेल्प करेगा वो है आपका एंजाइम। तो एंजाइम क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को। और आपको हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मेटाबॉलिज्म है, उन सबको रेगुलेट करने का काम जो करते हैं वो आपका होता है हार्मोन। और थर्ड जो आपका है विटामिन, ये एंजाइम के फंक्शनिंग में एज अ को फैक्टर काम करता है, मतलब एंजाइम को एज अ को फैक्टर वो हेल्प करता है कि तुम अपना फंक्शन अच्छे से करो। वेस्ट प्रोडक्ट में आता है आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, क्रेटिनाइन, बिलीरुबिन, अमोनिया, ये सारे आपके क्या है बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बनते हैं। और ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको प्लाज्मा प्रोटीन में जितने भी हमें कंपोनेंट्स मिल रहे थे प्लाज्मा में, वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन और उनका फंक्शन। तो चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं कि मैं आगे और क्या क्या करना है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये देखिए, ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है किसका, RBCs का, आपके RBC कह रहे हो आपके ब्लड का। जैसी बात है आपने अपने बैचलर टाइम में तो ये सब करा ही होगा कि हम वो बनाते हैं ना, लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, पहले पिंच करा, फिर ब्लड वो ड्रॉप करा उस पर स्लाइड पे, फिर उसका स्मीयर बनाया, फिर उस पर जो भी हमें डालना होता है कवर, स्लाइड से कवर करने के बाद हमने उसे माइक्रोस्कोप में देखा। तो माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये आप जितने भी आपकी रेड रेड है ना, ये सारे आपके RBCs होते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू वाले हैं, जो भी आपके ब्लू है ना, ये सब आपके क्या है WBCs हैं। और इसमें प्लेटलेट्स ऐसे बहुत छोटे छोटे दिख रही होंगी, शायद वो आपको देख भी ना पाओ आप ऐसे। ये देखिए, ये प्लेटलेट ऐसे यहाँ पर है, एक प्लेटलेट ये आपकी यहाँ पर है, यहाँ पर है, मुझे भी यहाँ से इतना नहीं दिख रही है। एक प्लेटलेट आपकी यहाँ पर है,
यहाँ पर है। जब मैं स्लाइड ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूँगी तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, उसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है आपके ब्लड का, कि आपके ब्लड में जो भी मिलता है वो कैसे दिखता है। फिर आपका आता है आप जब उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपने नॉर्मल इस कैसे देखा था, क्या कहते हैं जो हमारे लैब में नॉर्मल माइक्रोस्कोप मिलता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो भी होता है उससे। जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ आपको ऐसा दिखता है कि आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसा है, प्लेटलेट्स आपको ऐसे दिखेंगे, और आपका जो डब्ल्यूबीसी होगा वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ही आपको नॉर्मल माइक्रोस्कोप का है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक नई टर्म समझते हैं जो है आपका हिमेटोक्रिट। व्हाट इज हिमेटोक्रिट? कोई मुझे बताए कि हिमेटोक्रिट होता क्या है। तो देखिए, आपका जो भी प्लाज्मा मतलब आपका जो भी ब्लड है उस ब्लड में आरबीसी ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब आपका जैसे कि सपोज कर रही है कि आपका ब्लड 100% है, उसमें आरबीसी ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, वो आपका क्या कहलाता है, हिमेटोक्रिट। क्या कहलाता है, हिमेटोक्रिट, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि अगर आपका क्या नाम है 40 दे रखा है, हिमेटोक्रिट आपका क्या आया है 40 आया है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके वो 100% ब्लड में ना 40% आपका क्या है आरबीसी ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर आपका हिमेटोक्रिट 50 आया है 60 आया है, तो ये नंबर इंडिकेट कर रहे हैं ना, ये नंबर आपके परसेंटेज को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पूरे ब्लड में आरबीसी ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। तो देखिए, द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आरबीसी इज नोन एज हिमेटोक्रिट। अगर आपको एक नंबर है जैसे कि 40, तो ये 40 आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, 40 आपका इंडिकेट करके 40% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा आरबीसी ने आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। जो एक अडल्ट फीमेल में हिमेटोक्रिट की रेंज क्या होती है, एक अडल्ट फीमेल में होती है आपकी 30 to 46%, और एक अडल्ट मेल में होती है 40 to 54%। अब ये आरबीसीज मेल में क्यों है ज़्यादा और फीमेल में कम क्यों है, इसका भी रीज़न आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है। क्योंकि आपकी जैसी बात है, मेल में अगर ज़्यादा ब्लड है तो उसमें ज़्यादा आरबीसी होंगे, और फीमेल में ब्लड ही कम है तो आरबीसी भी कम होंगे। और इसका इनडायरेक्ट लिंक या डायरेक्ट लिंक किससे, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से है, जो कि मेल बॉडी में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल बॉडी, बहुत लो अमाउंट में, मतलब बहुत ही ज़्यादा लो अमाउंट में। तो इसका क्या रीज़न है कि द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट इन मच हायर कंसेंट्रेशन इन मेल देन द फीमेल। आपके मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल बॉडी, ठीक है, जो कि स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ इरेथ्रोपोइटिन। किसको, इरेथ्रोपोइटिन, ईपीओ। आप इसे कैसे डिनोट करते हैं, एज अ ईपीओ, जो कि क्या एक हार्मोन है, हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। जितना ज़्यादा आपके बॉडी में ईपीओ होगा उतने ही ज़्यादा आपके बॉडी में क्या होंगे, आरबीसीज होंगे। आरबीसीज को ईपीओ स्टिमुलेट करता है और ईपीओ को आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टिमुलेट करता है। तो टेस्टोस्टेरोन कंट्रीब्यूट टू हायर हिमेटोक्रिट इन मेल्स। इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो होता है आपका मेल में हिमेटोक्रिट आपका ज़्यादा होता है, और वुमेन में लो इस वजह से भी होता है ब्लड, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हमें मेंसेस आते हैं हर मंथली, तो उस वक्त में हमारी बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा होता है। इस वजह से फीमेल में भी ब्लड की कमी ज़्यादातर इसी वजह से होती है, ठीक है। एक आता है अनीमिया। नॉर्मल रेंज से भी, मतलब कि एक नॉर्मल रेंज होनी चाहिए फीमेल या मेल की बॉडी में आरबीसीज की, उस रेंज से अगर वो कम है ब्लड, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे कि जो पर्सन है उसे अनीमिया है। मीन्स उसमें हिमेटोक्रिट नॉर्मल रेंज से बहुत कम आता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। लोअर देन द नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी, ड्रॉप इन हिमेटोक्रिट। तो देखिए कैसा दिखता है जब आपको अनीमिया का केस होता है। ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसमें कि आपको एक नॉर्मल ब्लड का भी रेंज दिखा रखा है, फिर आपको अनीमिया का भी केस दिखा रखा है, और एक और केस होता है जो होता है आपका पॉलीसिथीमिया, ठीक है। पॉलीसिथीमिया में आपका क्या होता है कि आपका नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके जो ब्लड में आरबीसीज होते हैं। अनीमिया में ब्लड में अनीमिया के केस में जो आपके आरबीसीज होते हैं आपके ब्लड में, वो नॉर्मल रेंज से बहुत कम होते हैं। तो ये वाली क्या है, ये वाली नॉर्मल रेंज है,
ठीक है, ये वाली आपकी क्या है, नॉर्मल रेंज है। यहाँ पे देखिए आरबीसी का कंसंट्रेशन कितना कम है, मतलब आरबीसी का ये कंसंट्रेशन है। अब इसी आरबीसी का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया आपके ब्लड में, तो वो केस आपका बन जाएगा पॉलीसिथेमिया। और उसी आरबीसी का कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से अगर कम हो गया तो वो आपका बन जाएगा आपका अनीमिया। आई होप सो आपको पॉलीसिथेमिया, अनीमिया और हिमेटोक्रिट समझ में आ गया होगा। तो देखिए पॉलीसिथेमिया क्या है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इज एबनॉर्मली हाई, आपके आरबीसी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई हो जाता है। एंड द हिमेटोक्रिट में भी 65% और हाइयर, 65% उससे ज़्यादा भी चला जाता है हिमेटोक्रिट। दिस रेज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, जब आपकी बॉडी में आरबीसी, आपके ब्लड में आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसे ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होगा कि आपको हार्ट अटैक की भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिन बंदों को भी पॉलीसिथेमिया होता है, ठीक है। विच इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड मेक द ब्लड मोर डिफिकल्ट फॉर हार्ट टू पंप, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड पंप करने के लिए जो हार्ट इंपॉर्टेंट है उसको ब्लड पंप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। तो इंक्रीज विस्कोसिटी ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाई ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा और वो स्ट्रोक के लिए हमारा रिस्क जनरेट कर सकता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए क्या क्या कारण है कि एक बंदे को पॉलीसिथेमिया हो सकता है, मीन्स उसके ब्लड में आरबीसीज का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली तरीके से बढ़ जाने के पीछे का क्या क्या रीज़न है। तो पहला रीज़न है आपका कि एबनॉर्मल, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली तरीके से प्रोड्यूस होने लगे आपका आरबीसी। टिश्यू हाइपोक्सिया, टिश्यू हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है, देखिए जो आपका टिश्यू हाइपोक्सिया होता है ना, उसमें आपका जो टिश्यू होता है वो O2 से अच्छे से नहीं मिल पाता। क्या बोला मैंने, एक सेकेंड। टिश्यू हाइपोक्सिया it is a condition in which the tissue starved of O2। मतलब टिश्यू हाइपोक्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपके टिश्यूज़ होते हैं ना उसको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। अच्छे से ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी आपके आरबीसी में एबनॉर्मली तरीके से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, आरबीसी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरा रीज़न है कि डिहाइड्रेशन हो जाए। फिर फोर्थ है कि जो एथलीट्स है ना वो मतलब ब्लड में डोपिंग होना शुरू हो जाए, ठीक है। और फिफ्थ जो आपका रीज़न है कि मतलब कि अपने होते ना एथलीट्स जो होते हैं वो डोपिंग करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बॉडी में ज़्यादा आरबीसीज चाहिए, ज़्यादा आरबीसीज होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन वो कैरी कर पाएगा, ठीक है। और ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा तो ज़्यादा उनको एनर्जी मिलेगी। तो ज़्यादा आरबीसी इस वजह से कर देते क्योंकि वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर पाए, और ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की वजह से वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, डोपिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि भी उनके लिए बहुत खतरे की बात हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला केस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, इस टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे लर्निफाई यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।